हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अभी तक जितना भी कंटेंट प्लांट डाइवर्सिटी के इस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपने अपनी एक्सरसाइजेस से कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो ध्यान रहे कि जितना कंटेंट हम अभी कवर कर चुके हैं उससे रिलेटेड जो भी बिगिनर बॉक्सेस मॉड्यूल में दे रखे हैं, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में अभी तक जितना कंटेंट हमने कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप साथ के साथ करते हुए चलें। एक साथ सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को करते चलें। यहाँ पर अब प्रीवियस लेक्चर में हमने फंजाई की बात की थी और उसमें उसके क्लासेस को यहाँ पर हम डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया था। पहली क्लास हमने डिस्कस की थी फाइकोमाइसेटीज, दूसरी क्लास एस्कोमाइसेटीज और तीसरी क्लास बेसिडियोमाइसेटीज। अब यहाँ पर इसकी फाइनल और 4th क्लास आती है, वो है ड्यूटेरोमाइसेटीज। कि ड्यूटेरोमाइसेटीज की हम बात करें तो इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, मींस इट इज ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। तो ये इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटीज they do not have any perfect stage, or you can say the sexual reproduction is absent in the members of imperfect fungi or the members of deuteromycetes. अब इसके हैबिटेट की हम बात करें तो जो मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसेटीज के होते हैं वो सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, तो कुछ मेंबर्स पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। आप जानते ही हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या होता है। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं दोज which take their food or from the dead and decaying organic matter। ठीक है, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। जबकि आप पैरासाइट्स भी जानते हैं, पैरासाइट्स वो जो कि अपने फूड को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसेटीज में जो मेंबर्स पाए जा रहे हैं वो सेप्रोफाइटिक नेचर के भी हैं और साथ ही साथ पैरासिटिक नेचर के भी हैं। अब इसमें जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं उसमें लार्ज मेंबर्स जो होंगे, लार्ज नंबर होगा मेंबर्स का, वो डिकम्पोजर्स होता है लिटर का। क्या होते हैं वो? दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। लार्ज नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। अब लिटर आ रहा है यहाँ पे वर्ड, लिटर का मतलब होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, कि इसके जो मेंबर्स हैं वो उस लिटर यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर, यानी सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको तोड़ देगा वो सिंपलर एलिमेंट्स के अंदर। तो एक तरीके से यहां पर मिनरल्स का रिसाइकलिंग चलता हुआ आपको दिखाई देगा। यही कारण है कि ड्यूटेरोमाइसेटीज के जो मेंबर्स हैं दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। तो किसमें मदद करते हैं ये? मिनरल रिसाइकलिंग में भी मदद कर रहे हैं, बिकॉज दे डिकम्पोज द लिटर। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ड्यूटेरोमाइसेटीज का, दैट इज द ट्राइकोडर्मा। अब हर एक क्लास में हमने माइसीलियम के स्ट्रक्चर की बात कही थी, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे फंजाई को क्लासिफाई किया गया है। हमने देखा था फाइकोमाइसेटीज का माइसीलियम जो था वो एसेप्टेट, ब्रांच्ड और सिनोसाइटिक था। तो हमने देखा एस्कोमाइसेटीज का जो माइसीलियम था वो सेप्टेट और ब्रांच था, और यही हमने देखा बेसिडियोमाइसेटीज में कि वहां पर भी सेप्टेट और ब्रांच था। तो हम अगर ड्यूटेरोमाइसेटीज के माइसीलियम की बात करते हैं तो यहां पर भी जो माइसीलियम देखने को मिलेगा वो सेप्टेट और ब्रांच नेचर का ही होगा। फिर रिप्रोडक्शन, जो कि एक और क्राइटेरिया है फंजाई को क्लासिफाई करने का, कि किस तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो ड्यूटेरोमाइसेटीज में देखा जाए तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है दैट अकर्स बाय मींस ऑफ सम एसेक्सुअल स्पोर्स, और जो एसेक्सुअल स्पोर यहां पर बनता है दैट विल बी द कोनिडिया। यहां पर कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यह अगर हम बात करें अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके मेंबर्स में अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, मींस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसेटीज इज येट नॉट नोन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे सामने कि यहां पर परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है, और यही रीजन था इसको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, इस इंपॉर्टेंट नोट को देखिए आप।
हमने कहा कि जो फंजाई इस क्लास को बिलोंग करते हैं वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा या तो एब्सेंट होगा और नॉट डिस्कवर्ड यट। ध्यान रहे इस बात का कि इसके अंदर जिन मेंबर्स को रखा गया है फंजाई के, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज आइदर एब्सेंट और नॉट डिस्कवर्ड यट। लेकिन अगर उनमें उन मेंबर्स में सेक्सुअल फॉर्म्स ऑब्जर्व हो जाता है, रिपोर्टेड हो जाता है, देन दैट फंजाई can be transferred to their right class or desired class, which may be either Ascomycetes or Basidiomycetes। कि उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज से कहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर उनके सेक्सुअल फॉर्म्स वहां पर ऑब्जर्व हो जाते हैं या सेक्सुअल साइकिल रिपोर्ट हो जाती है, तो उसको उसकी डिजायर्ड क्लास यानी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट करवा दिया जाता है। तो यही लाइन आपको यहां मिल रही है कि व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस क्लास of fungi were discovered, then they moved to the right class, that is Ascomycetes or Basidiomycetes from the Deuteromycetes। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो फंजाई आ रहे हैं उनसे कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो देखते हैं। द फंजाई विच आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास दे कॉज मैनी डिजीज इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में होने वाली ये डिजीजेस हैं। एक एग्जांपल आता है यहां पर ऑल्टरनाई सोलेनी। ये ऑल्टरनेरिया सोलेनी जो है इट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा आता है यहां पर सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, इट कॉजेज डिजीज इन ग्राउंडनट, दैट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज नोन एज टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। कॉलिटोट्रिकम फेल्केटम एक और फंजाई है जो कि शुगर केन में डिजीज कॉज करता है, दैट इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। एक आता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एंड इट कॉजेज लीफ स्पॉट ऑफ राइस एंड दिस फंजाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1945। याद कीजिए फाइकोमाइसिटीज का एक मेंबर हमने पढ़ा था फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, एंड दैट फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस causes late blight of potato and which was responsible for the famine of Ireland of 1845। तो थोड़ा सा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन पर ध्यान रखिएगा। फिर और डिजीजेस की बात करें कि ह्यूमंस के अंदर भी ये फंजाई जो हैं कुछ डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम दो ऐसे फंजाई आते हैं विच प्रोड्यूसेस द रिंग फॉर्म इन ह्यूमंस लाइक एक्जिमा और इचिंग। इन फंजाई से ह्यूमंस के अंदर हो सकता है जिसकी वजह से रिंग वॉर्म हो जाता है। फिर ट्राइकोफाइटोन, इंटरडिजिटेल और टीनिया पैडिस करके भी दो ऐसे फंजाई हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है एथलीट फुट डिजीज, एंड दिस एथलीट फुट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज रिंग वॉर्म ऑफ फुट। तो यहां पर ये कुछ डिजीज पे बात हुई कि प्लांट्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर ये जो फंजाई डिजीज कॉज कर रहे हैं वो कौन कौन सी डिजीज यहां पर होती है। चलिए जी, यहां तक जो हमने बात की वो विटेकर के किंगडम्स पे हम बात कर रहे हैं, और यहां पर हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई यानी 3 किंगडम्स पर यहां पर हम डिस्कस अब तक कर चुके हैं, और तीनों के तीनों किंगडम्स के जो मेंबर्स हैं और उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनके लाइफ साइकिल्स हैं, उन पर हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब यहां पर विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का 4th किंगडम आता है, दैट विल बी द किंगडम प्लांटी। 5th किंगडम आप जानते हैं किंगडम एनिमेलिया है, और वो किंगडम एनिमेलिया आपको एनिमल डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन इस चैप्टर में ये हम यहां पर लास्ट किंगडम आप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट विल बी द किंगडम प्लांटी और यू कैन से प्लांट किंगडम। लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम नाउ। अब किंगडम प्लांटी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स यानी जिन प्लांट्स को रखा जा रहा है उनका नेचर कैसा है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेलर नेचर के होते हैं और सभी यूकैरियोट्स होते हैं। यानी द प्लांट्स विच आर प्लेस्ड इनटू द किंगडम प्लांटी दे आर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स। इससे पहले जो 3 किंगडम हमने देखे थे उनमें अगर हम मोनेरा की बात करते थे तो मोनेरा के अंदर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स की बात होती थी। ऐसे ही अगर हम बात करते थे किंगडम प्रोटिस्टा की तो वहां पर यूनिसेलर यूकैरियोट्स की बात की थी हमने, और किंगडम फंजाई के अंदर भी हमने मल्टीसेलर यूकैरियोट्स की बात की। तो प्लांटी भी एक ऐसा किंगडम आ रहा है हमारे सामने जहां पर जो प्लांट्स रखे जा रहे हैं वो भी किस नेचर के हैं, मल्टीसेलर यूकैरियोट्स नेचर के होते हैं। सो ऑल द मल्टीसेलर यूकैरियोट्स प्लांट्स दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर भी मल्टीसेलर यूकैरियोटिक प्लांट्स को रखा जाता है।
अब जो प्लांट्स किंगडम प्लांटी में रखे जा रहे हैं ये अपने फूड को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, मींस दे आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ये किस नेचर के होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर एज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ये अपने फूड को जो सिंथेसाइज कर रहे हैं ये लाइट एनर्जी के द्वारा कर रहे हैं, यानी दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स दे मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इज इट क्लियर कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होंगे, अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी और यू कैन से बाय परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई दे आर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स और यू कैन से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब कौन कौन से प्लांट ग्रुप्स हैं जो कि किंगडम प्लांटी में रखे जाते हैं? सो फॉलोइंग आर द प्लांट ग्रुप विच आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी। इनमें आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो 5 प्लांट ग्रुप हमारे सामने यहां पर आएंगे जो कि किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किए जाते हैं। वो कौन कौन से होंगे? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चलिए जी, अब इसमें आगे हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट ग्रुप एल्गी के बारे में। जब भी हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी की जो स्टडी होती है उस स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगर हम फंजाई की स्टडी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, लेकिन स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। और फंजाई की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है माइकोलॉजी। अब एल्गी के हैबिटेट पर हम बात करें, यहां पर इसके जनरल कैरेक्टर्स को यहां पर पहले हम लेके चल रहे हैं, फिर आगे एक एक करके इसके फॉर्म्स पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें आता है इसका हैबिटेट, कि किस हैबिटेट के अंदर एल्गी देखने को मिलती है। तो एल्गी जो होती है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एज वेल एज इन ब्रैकिश वाटर। कि कहां कहां पाई जाती है ये? कि फ्रेश वाटर में मिल सकती है, मैराइन में मिल सकती है और साथ ही साथ ब्रैकिश वाटर में मिल सकती है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करते हैं कि एल्गी की प्लांट बॉडी किस प्रकार की होती है, तो इसकी प्लांट बॉडी जो होगी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। तो इसकी बॉडी जो होगी वो थैलस लाइक होती है, मींस इट हैव अ थैलोइड बॉडी। कैसी होगी? थैलस लाइक बॉडी होती है इसकी, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर हम किसी एल्गी के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। क्या मिलेगी सबसे बाहर की तरफ? म्यूसिलेजिनस शीथ इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। ये क्या पहले भी कहीं आया था नाम म्यूसिलेजिनस शीथ? यस, ये हमने बीजीए के अंदर भी देखा था कि बीजीए जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोकैरियोट है, मोनेरा किंगडम का मेंबर है, उसमें भी सेल वॉल के बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल रही थी? म्यूसिलेजिनस शीथ। और ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ यहां पर प्रेजेंट है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की ही बनी हुई होती है और एल्गी को एक तरीके से डेसिकेशन या ड्राइनेस से बचाने का काम भी कर देती है। अब म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर की तरफ यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यहां पर ये जो सेल वॉल है इसका केमिकल कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि अर्लियर नीट एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है। तो आपसे पूछा जाए कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपका जवाब होगा कि इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस एंड मिनरल्स दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकता है कि एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और साथ ही साथ एक मिनरल दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पर बात आती है क्या एल्गी के अंदर टिश्यू या टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है? तो यहां पर अभी तक किसी प्रकार का कोई भी टिश्यू फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है और ना ही, और टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ तो कोई टिश्यू सिस्टम भी यहां पर नहीं बना। इट मींस द टिश्यू इज एब्सेंट इन केस ऑफ एल्गी। अगर पूरे प्लांट किंगडम में देखा जाए तो सबसे पहले टिश्यू फॉर्मेशन जो देखने को मिलता है वो ब्रायोफाइट्स में मिलता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा और पेरेन्काइमा जो है वो एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इज इट क्लियर? तो याद रखें
कि यहां पर हम बात करते हैं कि एल्गी में क्या टिश्यू मिलेगा, तो टिश्यू या टिश्यू सिस्टम यहां पर नहीं मिलता है, इट इज एब्सेंट। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स को रखा जा रहा है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के हैं और वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो एल्गी क्या हुआ, एल्गी इज अ फोटो ऑटोट्रॉफ, मींस इट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब जब फोटो ऑटोट्रॉफ है तो ये परफॉर्म करवाता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाएगा तो इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक तरह का बेसिक क्राइटेरिया है, यहां पर बेसिक कैरेक्टर है जिसकी बेसिस पर हम एल्गी को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। लेकिन हर तरह की एल्गी के अंदर जो कॉमन पिगमेंट्स यानी जो यूनिवर्सल पिगमेंट पाए जा रहे हैं वो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे लिए कि एल्गी कोई सी भी हो, किसी भी टाइप की एल्गी हो, उसमें जो यूनिवर्सल पिगमेंट पाया जाएगा वो कौन से पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा और साथ ही साथ बीटा कैरोटीन। सो बोथ ऑफ दीज पिगमेंट्स दे आर द यूनिवर्सल पिगमेंट्स। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गी के अंदर जो यूनिवर्सल पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। ये आपको एल्गल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एल्गी का एक फिलामेंट है, ये फिलामेंटस एल्गी, जिसमें एक पूरा फिलामेंटस फॉर्म में ये एल्गी यहां पर आपको नजर आ रही है। चलिए जी, अब एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो किस किस टाइप का हो सकता है। तो तीनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी मिलता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, देन दिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ टू मेथड्स, दैट इज आइदर बाइनरी फिशन एंड द सेकंड वन इज फ्रेगमेंटेशन। तो जो बाइनरी फिशन होता है, ये बाइनरी फिशन इट इज फाउंड ओनली इन द यूनिसेल्युलर एल्गी। किसमें देखने को मिलेगा, इट इज फाउंड ओनली इन द यूनिसेल्युलर एल्गी। अब आपका दिमाग में यहां पर बात आती है कि सर आपने तो कहा शुरुआत में कि एल्गी और पूरे प्लांट किंगडम में हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को रखते हैं, तो यहां पर बात आ रही है यूनिसेल्युलर एल्गी की। तो यहां पर ध्यान रहे, अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आएंगे ऐसे जो कि यूनिसेल्युलर नेचर है जिनका, लेकिन दे आर स्टिल प्लेस्ड और दे आर स्टिल स्टडीड इन द एल्गी। तो वो अभी आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन से यूनिसेल्युलर एल्गी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर हम यूनिसेल्युलर एल्गी की बात करेंगे वहां पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो कौन सा, बाइनरी फिशन मिलता है। फिर अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर एल्गी जो होते हैं वो फिलामेंटस नेचर के होते हैं। तो सभी फिलामेंटस एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, मींस फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड इन ऑल फिलामेंटस एल्गी। और दोनों ही आपको पता है कि बाइनरी फिशन में क्या हुआ और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है। बाइनरी फिशन में एक पेरेंट एल्गी जो होगा वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है और दो डॉटर एल्गल सेल्स का फॉर्मेशन करवा देगा। लेकिन अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो कोई फिलामेंट है एल्गी का, उस फिलामेंट का फ्रेगमेंटेशन हुआ तो वहां पर इट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस और फ्रेगमेंट्स एंड ईच ऑफ द पीस और अ फ्रेगमेंट इट विल गिव राइज टू द न्यू फिलामेंट ऑफ एल्गी। तो दोनों ही आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बाइनरी फिशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। चलिए जी, अब बात आती है यहां पर कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आप जानते ही हैं, इट इज कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। तो यहां पर कैसे होगा, बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स एल्गी के अंदर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशंस के अंदर, तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ज़ूस्पोर्स आर फॉर्म्ड, कि एल्गी जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, देन दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द ज़ूस्पोर्स। और ये ज़ूस्पोर्स क्या हैं, मोटाइल नेचर के स्पोर्स हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जो कि मददगार होंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करवाने में, तो फिर नाम आते हैं एप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल नेचर के स्पोर्स हैं, साथ ही साथ हिप्नोस्पोर्स और एकाइनिड्स। तो याद रहे कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स एंड एकाइनिड्स आर फॉर्म्ड व्हिच हेल्प इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर एक डायग्राम दे रखा है आपके लिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास।
और इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही आपको देखने को मिल रहे हैं ज़ूस्पोर्स। जब कई सारे ज़ूस्पोर्स यहां पर फॉर्म हो जाएंगे, देन दिस पेरेंट क्लेमाइडोमोनास इट गेट्स रप्चर्ड एंड ऑल दीज ज़ूस्पोर्स दे कम आउटसाइड। ये सारे ज़ूस्पोर्स कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, और हर एक ज़ूस्पोर जो होगा दे विल गिव राइज टू द न्यू यंग क्लेमाइडोमोनास। तो ये एक तरीके से क्लेमाइडोमोनास में हमें क्या देखने को मिल रहा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ ज़ूस्पोर्स। एंड ये जो होगा ये कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। फिर बात आती है कि एल्गी में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा वहां पर किस तरीके से होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहां पर सेक्स ऑर्गन्स की हम बात करेंगे कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं उनके नाम क्या हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है जो कि एल्गी में फॉर्म होता है, तो उसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ एल्गी। ऐसे ही अगर हम बात करें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज oogoneum which is formed in algae। अब ये दोनों ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम और oogoneum जो बनते हैं दे आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। कैसे होंगे? ये यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि एल्गी में बनने वाले जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आइदर इट मे बी एंथ्रीडियम और इट मे बी oogoneum, बोथ ऑफ दीज सेक्स ऑर्गन्स दे आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस। अब यहां पर एक टर्म आया है जैकेट। इस जैकेट का मतलब होता है अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल। तो वो सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ यहां पर लेयर जो होगी स्टेराइल सेल्स की वो एब्सेंट होती है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होंगे। लेकिन अगर हम इस एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स को ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन्स के साथ कंपेयर करवाएं तो फिर यहां पर हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जब भी हम एल्गल सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स का नेचर यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होता है, लेकिन ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे उनका जो नेचर होगा वो मल्टीसेलुलर होगा और वो जैकेटेड होंगे। वहां पर सेक्स ऑर्गन्स जो होंगी दे आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, इसलिए वहां पर आपको जैकेट बनता हुआ नजर आता है। देख लीजिए आप चाहे डायग्राम में, आपको एक डायग्राम दे रखा है oogoneum का जो कि एल्गी के अंदर बन रहा है। ये देखिए, दिस इज द oogoneum ऑफ एल्गी एंड इट इज सिंगल सेल्ड। यहां पर कई सारे सेल्स नहीं है, केवल सिंगल सेल है। तो ये यूनिसेलुलर नेचर का है और इसके चारों तरफ कोई भी सेल्स की लेयर भी नहीं है, मींस इट इज जैकेटलेस। तो याद रहे कि जो एल्गी में सेक्स ऑर्गन बन रहा है oogoneum वो यूनिसेलुलर और जैकेटलेस होगा। साथ ही साथ अगर हम एंथ्रीडियम की बात करेंगे एल्गी के अंदर तो वो भी किस नेचर का होगा? यूनिसेलुलर और जैकेटलेस ही होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के केस में, तो ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन वहां पर भी एंथ्रीडियम ही बोला जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्कीगोनियम होता है। तो ब्रायोफाइट में ये जो आर्कीगोनियम बन रहा है ये क्या है? दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो डिफरेंस आ रहा है आपके सामने कि एल्गी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको तो oogoneum कहा जाता है, जबकि ब्रायोफाइटा का जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्कीगोनियम कहा जाता है। लेकिन दोनों ही केसेस में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है। अब यहां पर ये जो आर्कीगोनियम बन रहा है इट इज मल्टीसेलर, कई सारे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये मल्टीसेलर नेचर का है और ये जो मल्टीसेलर नेचर का सेक्स ऑर्गन है इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स एंड दैट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स इज नोन एज जैकेट। तो आर्कीगोनियम जो ब्रायोफाइटा के अंदर बन रहा है वो किस नेचर का हो गया? मल्टीसेलर और जैकेटेड नेचर का हो गया। इज इट क्लियर? तो ध्यान रहे कि जैकेट का मतलब होता है इट इज अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स, इट इज अ लेयर ऑफ स्टेराइल सेल्स। तो ये लेयर बन रही है स्टेराइल सेल्स की जिसको आप जैकेट बोल रहे हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा इन द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइटा, बट दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी। तो यहां पर डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एल्गल सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, बट द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइटा दे आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड। लेकिन यहां पर अब एक एक्सेप्शन आता है एल्गी में और वो एक्सेप्शन है कारा। ये कारा जो होता है एक ग्रीन एल्गी है एंड इट इज कॉमनली नोन एज स्टोनवर्ट।
इसको कॉमनली हम स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कारा जो कि स्टोन वर्ट है और ये एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। इस कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टी सेलर एंड जैकेटेड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आपके सामने आया कि वैसे तो एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलर और जैकेटलेस हैं, लेकिन कारा जो कि एक ग्रीन एल्गी है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर मल्टी सेलर एंड जैकेटेड। अब यहां पर देखिए कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स कारा के अंदर बनता है दैट इज नोन एज द ग्लोब्यूल। नाम याद रखना है आपको, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज ग्लोब्यूल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा इज नोन एज निक्यूल। क्या कहा जाएगा उसको? निक्यूल कहा जाएगा। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कारा। यहां पर ये एक्सिस है और साथ ही साथ यहां पर ये ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांचेस हैं इन्हीं ब्रांचेस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को निक्यूल कहा जाता है। यहां पर भी ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसकी पोजीशन कैसे बनती है कि जो हमने कहा कि उसकी ब्रांच पे ये सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें ग्लोब्यूल जो है वो तो मेल सेक्स ऑर्गन है, मींस इट इज इक्विवेलेंट टू एंथ्रीडियम, एंड न्यूक्यूल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, मींस इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ उगोनियम। तो इनकी अगर पोजीशन देखें तो ग्लोब्यूल आपको कहां बनता हुआ नजर आ रहा है? लोअर साइड पर, जबकि न्यूक्यूल जो बन रहा है वो कहां पर? अपर साइड पर बनता हुआ नजर आता है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखें कि कभी पोजीशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो कारा के अंदर जो न्यूक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? इट इज फॉर्म्ड एट अपर साइड, ये अपर साइड पर बनता है। जबकि अगर हम देखें ग्लोब्यूल, तो ग्लोब्यूल का जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है इट इज फॉर्म्ड एट लोअर साइड, ये लोअर साइड में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजीशन के बेसिस पे भी आप ध्यान रखें इसको। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है एल्गी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एल्गी में वैसे तो यूनिसेलर और जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन्स हैं, लेकिन कारा जो कि एक ग्रीन एल्गी है वहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टीसेलर और जैकेटेड होंगे। चलिए जी, अब यहां पर इसकी लाइफ साइकिल की अपन बात करते हैं। तो जो बॉडी होती है एल्गी की वो हैप्लॉइड नेचर की होती है, और आप जानते हैं अगर हैप्लॉइड नेचर की बॉडी है तो फिर वहां पर पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल जो देखने को मिलेगा वो हैप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा। यानी लाइफ साइकिल जो होगी वो कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी एल्गी की। अब आपको मैंने बता ही रखा है कि अगर मान लीजिए हैप्लॉइड बॉडी है, मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो फिर जो गैमीट्स बनेंगे वो सिंपली माइटोसिस से बन के आ जाएंगे। अब हैप्लॉइड गैमीट्स बन गए और हैप्लॉइड गैमीट्स का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन करेंगे वो, तो फिर डिप्लॉइड जाइगोट बन के आ जाता है। अब क्योंकि मेन बॉडी जो है एल्गी की वो हैप्लॉइड है और जाइगोट जो बना वो डिप्लॉइड जाइगोट बना, तो यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा। तो जाइगोट में मियोसिस होगा तब जाके हैप्लॉइड बॉडी बन के आएगी एल्गी की। यानी जो मियोसिस हुआ यहां पर कौन सा हुआ? जाइगोटिक मियोसिस। तो आप समझ गए होंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी एल्गी की दैट इज हैप्लॉइड एंड द पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जो मियोसिस यहां पर देखने को मिलेगा दैट विल बी द जाइगोटिक मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि एल्गी के अंदर जो मियोसिस देखने को मिलता है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है? जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलता है। हाँ, एक्सेप्शंस तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर एज अ होल आपसे पूछा जाए तो एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होगी और मियोसिस किस नेचर का होगा? जाइगोटिक नेचर का मियोसिस आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये एक्सेप्शन आपके लिए लिखा हुआ है, एक्सेप्शन देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, कि ब्राउन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉइड नेचर की होती है, और आप जानते हैं अगर डिप्लॉइड नेचर की है तो वहां पर लाइफ साइकिल होगा डिप्लॉन्टिक, और मियोसिस जो मिलेगा वो मिलेगा गैमेटिक मियोसिस। तो ब्राउन एल्गी एक एक्सेप्शन आ रहा है हमारे लिए, जिसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, वहां पर गैमेटिक मियोसिस देखने को मिलेगा और लाइफ साइकिल का पैटर्न आपको डिप्लॉन्टिक नेचर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में आगे कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वो एक्सेप्शन हम आगे ब्राउन एल्गी में ही पढ़ेंगे कि ब्राउन एल्गी में भी और क्या एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए जी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहां पर तीनों ही टाइप के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन केस ऑफ एल्गी। आप जानते ही हैं सिनगेमी के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो आइसोगेमी, एक होती है एनाइसोगेमी और एक ऊगेमी। तो अगर हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जहां पर आइसोगेमी हो रही है तो वो
मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है आइसोगेमस, जहां पर एनाइसोगेमी हो रही है वो कहलाता है एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहां पर ऊगेमी हो रही है वो कहलाता है ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एल्गी के अंदर तीनों ही टाइप के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, और तीनों टाइप में आप जानते हैं कि आइसोगेमी क्या होती है, एनाइसोगेमी क्या होती है और ऊगेमी क्या होती है। अब यहां पर इनके एग्जाम्पल्स की बात आ जाती है कि आइसोगेमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो एक क्लेमाइडोमोनास की स्पीशी आती है, क्लेमाइडोमोनास डिबैरिनम। क्लेमाइडोमोनास डिबैरिनम के अंदर आइसोगेमी देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ एक ग्रीन एल्गी है क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा, ये तीन नाम मैंने लिए, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा, ये तीनों भी ग्रीन एल्गी हैं। क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी में ही रखा जाता है। तो क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा ये भी ग्रीन एल्गी हैं, इनमें भी आपको आइसोगेमी देखने को मिलती है। लेकिन एक एग्जाम्पल आता है यहां पर एक्टोकार्पस। ये जो एक्टोकार्पस है ये है ब्राउन एल्गी, और इस ब्राउन एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलेगा आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बात यहां पर आ गई कि आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें ग्रीन एल्गी में भी देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ ब्राउन एल्गी में भी देखने को मिल रहा है। फिर बात आती है एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एनाइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो फाउंड इन अनदर स्पीशी ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दैट इज क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। तो साथ ही साथ एक और ग्रीन एल्गी है यूडोरिना। इस यूडोरिना के अंदर भी एनाइसोगेमी देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? तो एनाइसोगेमी कहां पर देखने को मिल रही है हमें? ग्रीन एल्गी के अंदर। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्राउन एल्गी के, वहां पर भी एनाइसोगेमी देखने को मिलती है। तो ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है कि ऊगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन अनदर स्पीशी ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दैट इज क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। इसके अलावा कुछ ग्रीन एल्गी और हो सकती हैं जहां पर ऊगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है, दैट इज वॉल्वॉक्स और कारा। कारा और वॉल्वॉक्स ये दोनों भी ग्रीन एल्गी हैं और इनमें भी ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट होता है या देखने को मिलता है। तो फिर दो एग्जांपल आपके सामने हैं, एक तो सार्गेसम और एक है फ्यूकस, एंड बोथ ऑफ दीज आर द ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के अंदर आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप ऑफ तीनों ही टाइप के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक यहां पर कहीं पर भी किसी रेड एल्गी का नाम नहीं आया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि रेड एल्गी के अंदर ना तो आइसोगेमी देखने को मिलेगी ना ही एनाइसोगेमी देखने को मिलती है। रेड एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज कैरिड आउट बाय ऊगेमी। केवल ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलेगा इन केस ऑफ रेड एल्गी। अभी अपन ने जो एग्जांपल्स देखे कि कहां कहां पर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी मिल रही है, तो एक बात यहां पर हमारे सामने यह आ रही थी कि क्लेमाइडोमोनास की जो स्पीशीज हैं वो तीन स्पीशीज के हमने नाम लिए थे, उन तीनों में अलग अलग टाइप के आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे थे। और यही रीजन है कि हम ये बोलते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है इट एग्जिबिट्स द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या शो करता है? इट शोज द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि उसकी एक स्पीशी में सबसे सिंपलर सिनगैमी देखने को मिल रही है, दैट इज आइसोगेमी। तो एक ही और स्पीशी है उसकी जिसमें सबसे एडवांस्ड टाइप की सिनगैमी भी देखने को मिल रही है, दैट इज ऊगेमी। आपने देखा ही है क्लेमाइडोमोनास डिबैरिनम के अंदर आइसोगेमी देखने को मिलती है, तो ऐसे ही क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर आपको एनाइसोगेमी देखने को मिलती है, तो क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा के अंदर आपको ऊगेमी देखने को मिलती है। यानी क्लेमाइडोमोनास की डिफरेंट स्पीशीज में यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट और ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ सिनगेमी, यानी तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर देखने को मिलते हैं। यही रीजन है हम क्या बोल सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो होता है इट एग्जिबिट्स द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए जी, अब कुछ और बात करते हैं यहां पर कि आइसोगेमी कहां मिल रही है, जो हमने पहले भी देख लिया। तो अब उसके गैमीट्स के नेचर देख लेते हैं यहां पर कि कहां पर गैमीट्स मोटाइल नेचर के हो रहे हैं, कहां पर नॉन मोटाइल नेचर के हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास डिबैरिनम की, तो वहां पर जो गैमीट्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड नेचर के होते हैं, मींस मोटाइल नेचर के होते हैं। और वो सभी गैमीट जो होंगे वहां पर दे आर सिमिलर इन साइज।
समझ गए होंगे आप। अगर सेम साइज के यानी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं तो वहां पर जो सिनगैमी हो रही है वो कौन सी हो रही है, आइसोगैमी हो रही है। तो क्लेमाइडोमोनास डिवैरिनम के अंदर आइसोगैमी देखने को मिल रही है बिकॉज द गैमीट्स दे आर सिमिलर इन साइज, मींस दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी की, तो वहां पर भी जो गैमीट्स होंगे वो मोटाइल नेचर के तो हैं, लेकिन दोज गैमीट्स दे आर डिसिमिलर इन साइज, मींस दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एनाइसोगैमी देखने को मिलेगा। तो याद रहे कि ब्राउनी में जो गैमीट्स होते हैं वो मोटाइल तो हैं लेकिन दे आर डिसिमिलर इन साइज, दैट्स व्हाई एनाइसोगैमी इज ऑब्जर्व्ड इन क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। अगर एज अ होल देखा जाए कि कई सारी स्पीशीज हो सकती हैं क्लेमाइडोमोनास की, तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो होंगी क्लेमाइडोमोनास की उनके अंदर आपको आइसोगेमी ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखें कि जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन मोस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास आपको किस तरह की सिनगेमी देखने को मिलती है, तो आंसर क्या जाएगा आपका आइसोगेमी। तो इंपॉर्टेंट बात है ये कि दैट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास दे शो द आइसोगेमी। फिर एक और एग्जांपल आता है दैट इज स्पाइरोगेरा, यानी ये भी एक ग्रीन एल्गी और यहां पर जो गैमीट्स होते हैं दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, मींस नॉन मोटाइल है, लेकिन ये जो गैमीट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज, मींस मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तो ये भी शो करते हैं आइसोगेमी को। ऐसे ही क्लेडोफोरा जो कि एक ग्रीन एल्गी है, यहां पर भी आइसोगैमीट्स मिल रहे हैं। आइसोगैमीट्स मतलब दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट दे आर बाइफ्लैजिलेटेड इन नेचर, मोटाइल है लेकिन कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड नेचर के हैं, तो यहां पर भी आइसोगेमी देखने को मिलती है क्लेडोफोरा में। यूलोथेरिक्स जो कि एक ग्रीन एल्गी है, यूलोथेरिक्स में भी गैमीट जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, दे आर सिमिलर इन साइज, सेम साइज के होंगे, मींस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, तो यहां पर भी आपको आइसोगेमी देखने को मिलती है। और यूडोरिना, ये यूडोरिना भी एक ग्रीन एल्गी है, मोटाइल नेचर का होता है, ठीक है, मोटाइल है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी होता है यूडोरिना। और यहां पर देखा जाए तो जो फ्यूजिंग गैमीट्स होते हैं दे आर डिसिमिलर इन साइज, तो यहां पर क्या ऑब्जर्व होगा, एनाइसोगेमी। तो यूडोरिना की अपन बात करते हैं तो एक ऐसा मोटाइल नेचर का कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है जो कि जिसके गैमीट जो होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं साइज में, तो ये क्या शो करेगा, इट शोज द एनाइसोगेमी। अब एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बाद और उसके रिप्रोडक्शन के बाद हम यहां पर देखते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कि एल्गी को किस क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। तो जो मेन क्राइटेरिया माना जाता है जिसके बेसिस पर एल्गी को क्लासिफाई किया गया है दैट विल बी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। किस बेस पर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेस पर। ये मेन क्राइटेरिया माना जाता है एल्गी को क्लासिफाई करने का, लेकिन कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर एल्गी को क्लासिफाई करते हैं, और वो है सेल वॉल कंपोजिशन एंड एज वेल एज द स्टोर्ड फूड। तो ध्यान रहे, द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इट इज मेनली बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्वेश्चन में ध्यान रखें कि आपसे पूछा जाए कि एल्गी का क्लासिफिकेशन मेनली किस पर बेस्ड है, तो फिर आपका आंसर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही जाना चाहिए। लेकिन आपसे एक जनरल वे में पूछा जाए कि एल्गी को किन किन बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इन एडिशन टू द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सेल वॉल कंपोजिशन एंड स्टोर्ड फूड आर आल्सो यूज्ड फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। समझ में आ गई बात आपको। मेन जो क्राइटेरिया है वो तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी हम सेल वॉल कंपोजिशन और स्टोर्ड फूड को भी यहां पर क्लासिफाई करने में लेते हैं। अब एल्गी को इन्हीं बेसिस पर 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वो 3 क्लासेस यहां पर हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी दैट इज द ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज द रेड एल्गी। चलिए एक एक करके इन तीनों ही क्लासेस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है यहां पर क्लोरोफाइसी दैट इज द ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी को सबसे एडवांस्ड एल्गी कहा जाता है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, क्योंकि यहां पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं दे आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स, हायर प्लांट्स के बिल्कुल बहुत ही क्लोज हैं वो। साथ ही साथ यहां पर अगर देखा जाए कि इसका स्टोर्ड फूड है
वो भी बहुत हद तक बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह है, स्टार्च ही मिल रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेसिस हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज हैं हायर प्लांट्स के, और यही रीजन है इसको सबसे एडवांस्ड एल्गी माना जाता है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, देन green algae it is found in fresh water, marine water as well as in brackish water. That's why its nature is cosmopolitan, means it is found in every kind of aquatic habitat. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर जो सेल वॉल होता है वो रिजिड नेचर का सेल वॉल है, एंड दैट रिजिड सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टोज एंड सेल्यूलोज। जहां पर इसकी आउटर वॉल जो होती है सेल वॉल की वो तो बनी हुई होती है पैक्टोज की, और इनर वॉल जो बनी हुई होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। इनर वॉल तो सेल्यूलोज की और आउटर लेयर पैक्टोज की। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि ये कोई एल्गी है जिसमें ये इसकी सेल वॉल है, इसको बोल दिया हमने आउटर, और ये इसकी इनर वॉल है। तो जो आउटर वॉल होती है दैट आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टोज, ये तो बनी हुई होगी पैक्टोज की, ये आउटर वॉल बनी हुई है पैक्टोज की। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी इनर वॉल की, देन इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इनर वॉल बनी हुई है सेल्यूलोज की। एक इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके सामने कि पैक्टोसेल्यूलोज की यहां पर सेल वॉल है, जिसमें पैक्टोज तो उसकी आउटर लेयर को बनाता है और इनर लेयर को बनाता है सेल्यूलोज। अब ग्रीन एल्गी के डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म भी हो सकता है, कॉलोनियल फॉर्म भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस नेचर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर थैलोइड नेचर भी हो सकता है। ये 4 फॉर्म्स ग्रीन एल्गी के देखने को मिलते हैं। एक एक करके इन्हीं फॉर्म्स पर हम यहां पर बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी। यूनिसेलुलर फॉर्म से आप समझ ही रहे हैं कि ये सिंगल सेल्ड होंगे, ठीक है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब सिंगल सेल्ड है। तो दिमाग में बात आ गई होगी आपके कि वैसे तो हम मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते हैं, लेकिन ग्रीन एल्गी के अंदर कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स को प्लेस किया हुआ गया है, और वो एग्जांपल्स आते हैं हमारे सामने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को अकॉर्डिंग टू विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहां पर रखा गया है? प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। But the life cycle of Chlamydomonas and Chlorella is similar to that of green algae. That's why it is still studied in class Chlorophyceae, कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ग्रीन एल्गी की तरह ही है, इसलिए इसको अभी भी हम कहां पर स्टडी करते हैं? क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर ही स्टडी करते हैं। यही लिखा हुआ है यहां पर इंपॉर्टेंट नोट कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द एल्गी विच इज डिस्क्राइब्ड अबव दैट इज Chlamydomonas and Chlorella, it is placed in the kingdom Protista, but because of their life cycle which is very much similar to that of green algae, they are still studied in the kingdom Plantae, that is in class Chlorophyceae of algae. तो ध्यान रहे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में इस क्लोरेला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया 2020 में कि क्लोरेला जो है एक तरह का यूनिसेलुलर एल्गा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल यहां पर मेंशन कर सकते हैं, दैट इज एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो होता है ये एक तरह का लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा माना जाता है, ठीक है। और ये एसिटाबुलेरिया वो एग्जांपल है जिसमें हेमरलिंग ने सबसे पहले न्यूक्लियस की स्टडी की, और न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर है। तो ध्यान रहे एक और एग्जांपल कभी आ जाए तो एसिटाबुलेरिया इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास का। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान होना चाहिए क्लेमाइडोमोनास का। अब यहां पर देखिए क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ये फ्लैजिलम है दो, जो कि कहां पर है? एपेक्स पर है, ठीक है, एपिकल पोजीशन में है, और दोनों ही फ्लैजिलम कैसे हैं? इक्वल साइज्ड हैं। तो किस नेचर का हो गया क्लेमाइडोमोनास? इट इज मोटाइल इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्लैजिला, एंड बोथ ऑफ दीज फ्लैजिला आर इक्वल साइज्ड एंड दे आर प्रेजेंट एट एन एपिकल पोजीशन। साथ ही साथ यहां पर ये वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके अलावा यहां पर ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट यहां पर प्रेजेंट होता है इट इज कप शेप्ड। तो कभी पूछ लिया जाए आपसे कि क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के साथ यहां पर ये आई स्पॉट होता है,
याद है आपको आई स्पॉट कहाँ आया था पहले? आई स्पॉट यूग्लिना के अंदर भी पाया जा रहा था, और आई स्पॉट जो का काम जो होता है वो फोटो रिसेप्टर का काम करता है, यानी एक तरह का फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर माना गया है इसको। इसके अलावा यहां पर ये न्यूक्लियस है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज पाई जा रही हैं जिनको कहा जाता है पायरिनोइड्स। कि ये पायरिनोइड जो होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस बॉडीज जिसका फंक्शन होता है स्टार्च सिंथेसिस एंड स्टोरेज, की स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। तो इसका जो सेंट्रल कोर होता है वो तो प्रोटीन का बना हुआ होता है विच इज सराउंडेड बाय द स्टार्च। तो ये आगे और आएगा आपके लिए, लेकिन मैंने आपको यहां पर भी बता दिया कि जो पायरिनोइड है ये कुछ स्टोरेज बॉडीज हैं जो कि स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, जिसका सेंट्रल कोर तो प्रोटीन का बना हुआ है लेकिन इट इज सराउंडेड बाय द स्टार्च। ये तो बात हुई यहां पर हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म्स के बारे में। फिर बात आती है यहां पर कॉलोनियल फॉर्म, कि ग्रीन एल्गी में अब कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। अब कुछ ऐसी ग्रीन एल्गी होती हैं जो कि सेल कॉलोनीज का फॉर्मेशन करा देती हैं, विच फॉर्म्स द सेल कॉलोनीज। अब यहां पर जो कॉलोनी बन के आ रही है उसमें जो सेल्स का नंबर होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह की कॉलोनीज जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स पाया जाता है उनको सीनोवियम कहा जाता है। तो याद रखें, एक शब्द आ जाए आपके सामने सीनोवियम। तो सीनोवियम का मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स। फिक्स नंबर ऑफ सेल्स की बनी हुई कोई कॉलोनी होती है उसको सीनोवियम कहा जाता है। और ऐसा ही सीनोवियम आपको देखने को मिलेगा वॉल्वॉक्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉल्वॉक्स जो है वो क्या है? एक तरह का कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है। और वॉल्वॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो मोटाइल नेचर की कॉलोनी होती है। ये डायग्राम भी आप ध्यान रखें, कभी आपको आइडेंटिफाई करने कोई डायग्राम दिया जा सकता है। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ये तो पेरेंट कॉलोनी है, और यहां पर ये बीच में सेंटर में ये दिखाई दे रहा होगा दिस इज द डॉटर कॉलोनी। और यहां पर इस पूरी कॉलोनी में आपको क्या दिख रहा है? फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉलोनी इज नोन एज सीनोवियम। अब यहां पर थर्ड फॉर्म आता है ग्रीन एल्गी का, दैट इज मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। और ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस नेचर के होते हैं। यहां पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एक तो है यूलोथ्रिक्स और दूसरा है स्पायरोगेरा। और ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा जो हैं बोथ आर कंसिडर्ड एज द मल्टीसेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। लास्ट जो फॉर्म आता है ग्रीन एल्गी का दैट इज मल्टीसेलुलर थैलोइड। और मल्टीसेलुलर थैलोइड को हम कई बार पेरेनकाइमेटस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये अपीयरेंस देता है, होता नहीं है पेरेनकाइमेटस, इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ अ पेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो पेरेनकाइमेटस टिश्यू का अपीयरेंस देती है। तो कई बार इसको हम मल्टीसेलुलर थैलोइड को पेरेनकाइमेटस भी बोल देते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है अल्वा, विच इज कॉमनली नोन एज सी लेटस। तो ये तो बात हुई थी हमारे इनके ग्रीन एल्गी के फॉर्म्स के बारे में। अब आती है बात यहां पर इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। मैंने आपको जैसे बताया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो बेसिक क्राइटेरिया है, मेन क्राइटेरिया है एल्गी को क्लासिफाई करने का। तो हर एक क्लास में हम उनके पिगमेंट्स की बात तो करेंगे। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। दो पिगमेंट तो आपको पता ही है कि हर एक एल्गी में पाए जाएंगे, वो यूनिवर्सल पिगमेंट्स हैं, दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन। अब कौन से पिगमेंट्स हैं जो कि अलग अलग क्लासेस में एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो एक पिगमेंट यहां पर मिल रहा है क्लोरोफिल बी, और साथ ही साथ यहां पर देखने को मिलता है जेंथोफिल, दैट इज लुटियाजेंथिन एंड वायोलाजेंथिन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए क्लोरोफाइसी के जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हो गए? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स, दैट इज लुटियाजेंथिन एंड वायोलाजेंथिन। लेकिन जो यूनिवर्सल हैं वो कौन से हैं? क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन आर द यूनिवर्सल पिगमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन क्लोरोफाइसी ऑल्सो। अगर हम स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो स्टोर्ड फूड जो होगा यहां पर वो स्टार्च होगा, और कुछ के अंदर हो सकता है ऑयल ड्रॉपलेट्स भी। तो ध्यान रहे कि यहां पर जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च है, और कुछ के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब एक बात और यहां पर आप ध्यान रखें कि जो ग्रीन एल्गी में ग्रीन कलर आता है वो ग्रीन कलर किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफिल। तो याद रखें, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन एल्गी का जो ग्रीन कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल।
रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ जूस्पोर्स इन फेवरेबल कंडीशंस, कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से, जूस्पोर्स बन रहे हैं, और यही यहां पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस में कौन से स्पोर्स बनते हैं, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में यहां पर एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड ऑल दीज स्पोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर asexual reproduction under unfavorable condition। तो ये asexual spores responsible होंगे ग्रीन एल्गी में asexual reproduction के लिए। फिर sexual mode of reproduction कि मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रीन एल्गी में तीनों ही टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलते हैं, कि यहां पर आइसोगेमस भी मिलेगा, एनाइसोगेमस भी मिलेगा, और साथ ही साथ ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। फिर बात आती है यहां पर एक इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द पायरिनॉइड्स। मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट बता दिया था अभी जब हम क्लेमाइडोमोनास के डायग्राम में देख रहे थे, लेकिन फिर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी हम पायरिनॉइड्स की बात करते हैं, दीज आर द स्टोरेज बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, एक स्टोरेज बॉडीज हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक से ज्यादा पायरिनॉइड्स की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है, दैट वन और मोर पायरिनॉइड्स दे आर present in the chloroplast as the storage bodies. Now these pyrenoids they contain the protein besides the starch, means हैं तो ये प्रोटीनेशियस बॉडीज, बट इनका जो फंक्शन होता है वो स्टार्च को स्टोर करने का होता है। ठीक है, स्टार्च सिंथेसाइज करके उसको स्टोर करने का काम है, इसलिए ये इसकी प्रोटीनेशियस कोर के चारों तरफ आपको क्या सराउंड दिखाई देगा, इट इज सराउंड, दैट प्रोटीनेशियस कोर इज सराउंडेड बाय द स्टार्च। देख लीजिए यहां पर कि ये सेंट्रल कोर जो बन रही है वो तो किसकी बन रही है, प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन तो यहां पर इसका कोर का फॉर्मेशन करवा रहा है, लेकिन उसके बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट पायरिनॉइड्स इट कंटेन द प्रोटीन बिसाइड्स द स्टार्च। तो ध्यान रहे कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एंड सिंगल क्लोरोप्लास्ट कैन कंटेन वन और मोर देन वन पायरिनॉइड्स इन इट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरू में बताई दी थी, लेकिन एक बार इसको फिर से आप देख लें कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, एज वेल एज द स्टोर्ड फूड दैट इज द स्टार्च एंड द सेल वॉल which is made up of pactocellulose, इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं दैट ग्रीन एल्गी दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ द हायर प्लांट्स। किसके सिमिलर माना जाए इनको, हायर प्लांट्स के सिमिलर इनको माना जाता है, और यही रीजन है कि ये एडवांस्ड एल्गी कहा गया है इनको। कई बार हम इनको एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं जो कि हायर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। और वो कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक तो पिगमेंट वाला कैरेक्टर, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड्स पाया जा रहा है। दूसरा कैरेक्टर यहां पर स्टोर्ड फूड का है कि यहां पर भी स्टार्च पाया जा रहा है, और तीसरा कैरेक्टर इसकी सेल वॉल का है कि यहां पर भी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई है। अब एल्गी की सेकंड क्लास की यहां पर हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज द फियोफाइसी, कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी और सीवीड्स और केल्प्स। इनको ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, सीवीड्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ केल्प्स भी कहा जाता है। अब हैबिटेट की अपन बात करें तो ब्राउन एल्गी का हैबिटेट जो है वो यूजुअली दे आर फाउंड इन द मेराइन वाटर, कि मेनली इनका जो हैबिटेट है वो मेराइन वाटर है। ग्रीन एल्गी का हैबिटेट आपने देखा था वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर का था, वो फ्रेश वाटर में भी, मेराइन वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर में पाया जा रहा था, लेकिन ये मेनली कहां पर पाया जाएगा, दे आर फाउंड इन द मेराइन वाटर। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी का जो स्ट्रक्चर है, दे आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस इन नेचर। ग्रीन एल्गी को कंपेयर करवाते हैं कि वहां पर जो फॉर्म्स मिल रहे थे वो यूनिसेलुलर भी मिल रहे थे, तो साथ ही साथ वहां पर कॉलोनियल फॉर्म भी मिल रहे थे, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी मिल रहा था, मल्टीसेलुलर थैलॉइड भी मिल रहा था। लेकिन ब्राउन एल्गी में अगर देखा जाए तो वो कैसे होंगे, दे आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस इन नेचर। अगर देखा जाए तो ब्राउन एल्गी में लार्जेस्ट साइज देखने को मिलते हैं। ब्राउन एल्गी दे आर द लार्जेस्ट इन साइज, अप टू 100 मीटर साइज के यहां पर एल्गी देखने को मिल सकते हैं। और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी जो होता है दैट इज द
मैक्रोसिस्टिस। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप आपसे कर लिया जाए तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, वो है मैक्रोसिस्टिस। फिर अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं कि ब्राउन एल्गी की जो बॉडी है वो किस प्रकार की होती है, तो इसकी जो बॉडी है इट इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ होल्ड फास्ट, कि एक होल्ड फास्ट यहां पर होगा जिसकी मदद से वो अपने बॉडी को उस सबस्ट्रेटम या सरफेस से अटैच करवाता है। साथ ही साथ इसमें एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द स्टाइप। तो सबसे बेस पे तो क्या मिलेगा, होल्ड फास्ट मिलेगा जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच करने में मदद करता है, तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहते हैं स्टाइप। तो साथ ही साथ यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है, यानी अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी एंड दैट इज नोन एज फ्रॉन्ड और यू कैन से लेमिना। तो तीन पार्ट आ गए इसकी बॉडी के अंदर, एक तो हो गया बेस पर होल्ड फास्ट, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हो गया स्टाइप, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट हो गया दैट इज नोन एज फ्रॉन्ड और लेमिना। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे सामने आता है लेमिनेरिया। अब देखिए यहां पर कि लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट यहां पर मिल रहा है, यही कारण है कि ब्राउन एल्गी को हम लीफी एल्गी भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर लेमिनेरिया को देखें तो बिल्कुल आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो लेमिनेरिया को हम कॉमनली लीफी एल्गी बोलते हैं, या ज्यादातर ब्राउन एल्गी में ऐसा दिखाई देता है तो वो लीफ फ्रॉन्ट बनने के कारण वो लीफी एल्गी बोले जाते हैं। अगर ये लेमिनेरिया का आप स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर क्लियरली तीनों डिस्टिंक्ट पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। बेस पर ये होल्ड फास्ट नजर आ रहा है, तो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप भी नजर आता है, तो ये फ्रॉन्ट भी नजर आ रहा है। दूसरा एक एग्जांपल आता है फ्यूकस, इसमें आप देखिए ये होल्ड फास्ट है, तो ये मिड रिब है, जैसे कि लीव्स में मिड रिब्स बनती हैं, लेकिन दीज आर नॉट द ट्रू लीव्स। ये फ्रॉन्ट है और इन फ्रॉन्ट के बीच बीच में ये एयर ब्लैडर्स पाए जा रहे हैं। तो एक और एग्जांपल यहां पर आता है डिक्टियोटा, इसमें आपको स्टाइप और फ्रॉन्ट डिस्टिंक्ट रूप से नजर आता है। तो ये तीनों डायग्राम्स आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम्स हैं, आपको इनको ध्यान में रखना ही है। इनकी लेबलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इनकी लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। अब बात आती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ब्राउन एल्गी के, दे हैव द सेल्यूलोजिक सेल वॉल। किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है, बट दैट सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, कि जो सेलुलोजिक सेल वॉल है वो बाहर की तरफ एक जिलेटिनस कोटिंग से सराउंड होती है, और वो जिलेटिनस कोटिंग बना हुआ होता है एक एल्जिन से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि ये सेलुलोज की बनी हुई इसकी सेल वॉल है, ये सेलुलोजिक सेल वॉल हो गई, और सेलुलोजिक सेल वॉल के बाहर की तरफ ये जिलेटिनस कोटिंग हो गई। तो ये जो है दिस इज द जिलेटिनस कोटिंग, और ये जो जिलेटिनस कोटिंग यहां पर होगी ये बनी हुई है एल्जिन की, और बीच में यहां पर ये है सेलुलोजिक सेल वॉल। दिस सेलुलोजिक सेल वॉल इट इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस कोटिंग विच इज मेड अप ऑफ एल्जिन। नाउ इन ब्राउन एल्गी द प्रोटोप्लास्ट इट ऑल्सो कंटेन्स द प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड द न्यूक्लियस। देखिए आप इस डायग्राम के अंदर कि सबसे बाहर की तरफ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जिलेटिनस कोटिन जो कि एल्जिन की बनी हुई है। ये जो एल्जिन होता है ये एक प्रकार का फाइकोकोलॉइड, या हम इसको एक हाइड्रोकोलॉइड बोल देते हैं, जिसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, इट हैव द वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसके अंदर की तरफ आपको ये सेल वॉल मिल रही है जो कि किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो फिर यहां पर ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इस प्रोटोप्लास्ट में आप देखिए यहां पर प्लास्टिड प्रेजेंट है, तो लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस भी यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें कि अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए ग्रीन एल्गी की सेल वॉल और ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में, तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल तो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, तो यहां पर जो सेल वॉल बनी हुई है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड दैट सेलुलोजिक सेल वॉल इज सराउंडेड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। अब इसी जिलेटिनस कोटिंग पर अपन बात करें कि ये जो जिलेटिनस कोटिंग जो है ये एक तरीके से फाइकोकोलॉइड और हाइड्रोकोलॉइड नेचर की है, मींस ये एल्जिन की बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ एल्जिन।
and this algene which is a phycocolloid or hydrocolloid, it has a very high water holding capacity. क्या है इस एल्जिन के अंदर? बहुत ही ज्यादा वाटर को होल्ड करने की क्षमता है। अब ये जो फाइकोकोलॉइड्स है जैसे कि एल्जिन, ये करता क्या है कि जो जिलेटिनस कोटिंग बाहर बन गई है, ये इसका फंक्शन क्या है? दिस जिलेटिनस कोटिंग विच इज मेड अप ऑफ एल्जिन, इट प्रोटेक्ट्स द ब्राउन एल्गी फ्रॉम डेसिकेशन, मींस ड्राइनेस से, सूखने से बचाता है उस एल्गी को। तो साथ ही साथ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्राउन एल्गी फ्रॉम द शॉक्स। तो इसका फंक्शन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो जिलेटिनस कोटिंग एल्जिन की बनी हुई, जो कि एक प्रकार का फाइकोकोलॉइड है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन से तो बचाता है, साथ ही साथ शॉक्स से भी बचाता है। अब ये जो फाइकोकोलॉइड्स हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम एज अ थिकनिंग एजेंट। ये आइसक्रीम्स को थिकन करने के लिए इनको यूज में लिया जाता है। तो साथ ही साथ एल्जिन और एल्जिनेट सॉल्ट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर डेंचुरी मेजरमेंट्स, कि जो बत्तीसी बनती है उस बत्तीसी का नाप लेने के लिए भी इन एल्जिन और एल्जिनेट सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। नाउ दिस एल्जिन इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, आइसक्रीम्स, पॉलिश, क्रीम एंड प्लास्टिक्स। इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस फाइकोकोलॉइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब पिगमेंट्स की बात आती है, जो कि मेन क्राइटेरिया है इनको क्लासिफाई करने का। तो यहां पर भी वो यूनिवर्सल पिगमेंट तो पाए जाएंगे, कौन से? क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन। तो फिर कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं ग्रीन एल्गी से? एक तो है क्लोरोफिल सी और दूसरा है ज़ेंथोफिल में फ्यूकोजेंथिन, कि यहां पर मेनली फ्यूकोजेंथिन पाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन एल्गी में देखें तो वहां पर डिफरेंशिएटिंग पिगमेंट कौन सा था? क्लोरोफिल बी वहां पर मिल रहा था, और साथ ही साथ जो ज़ेंथोफिल मिल रहे थे वो वायोला और ल्यूटियाजेंथिन मिल रहे थे। लेकिन यहां पर जो पिगमेंट्स मिल रहे हैं वो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन के अलावा क्लोरोफिल सी मिल रहा है और फ्यूकोजेंथिन मिल रहा है। अब यहां पर जो अमाउंट होता है फ्यूकोजेंथिन का, इट इज मोर इन ब्राउन एल्गी, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूकोजेंथिन द कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ब्राउन इन कलर। कि जो ब्राउन एल्गी का कलर ब्राउन आया है वो किसकी वजह से आया है? बिकॉज ऑफ दिस फ्यूकोजेंथिन, क्योंकि जो अमाउंट होता है फ्यूकोजेंथिन का वो ब्राउन एल्गी के अंदर बहुत ज्यादा होता है, ड्यू टू विच द एल्गी दे अपीयर्स ब्राउन इन कलर। वैसे तो ज़ेंथोफिल्स जो होते हैं ये येलो कलर इंपार्ट करते हैं, लेकिन जो फ्यूकोजेंथिन जो कि एक ज़ेंथोफिल है, ये ब्राउन कलर का एक पिगमेंट होगा। अगर हम इसके स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन एल्गी इज लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, एंड बोथ ऑफ दीज स्टोर्ड फूड दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ध्यान रखें ये दोनों ही किसके डेरिवेटिव्स हैं? दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखें आप यहां पर कि ये जो पिगमेंट हमने यहां पर बोले, ये पिगमेंट ब्राउन एल्गी को किसके सिमिलर बनाता है? कि इसके जो पिगमेंट्स हैं ये किसके सिमिलर हैं? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डायटम्स। तो ध्यान रहे किसके सिमिलर? इट इज सिमिलर टू डायटम्स। और डायटम्स आप पढ़ के आए हैं अभी पीछे किंगडम प्रोटिस्टा में, वहां पर भी ये पिगमेंट थे, ठीक है। तो इसके जो पिगमेंट्स हैं दे आर सिमिलर टू दैट ऑफ डायटम्स। अब ब्राउन एल्गी में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वही एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, और यहां पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं दे आर द ज़ूस्पोर्स। जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर ब्राउन एल्गी में देखें तो यहां पर भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस तीनों ही टाइप के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी के मेंबर्स में भी देखने को मिलता है। अब इंपॉर्टेंट नोट आते हैं कुछ, इन इंपॉर्टेंट नोट्स को आप ध्यान से देख लें क्योंकि ये क्वेश्चंस फ्रेम हुए हुए हैं पहले भी और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स। अगर हम देखें ज़ूस्पोर्स और गैमीट्स को, कि ब्राउन एल्गी में जो ज़ूस्पोर्स और गैमीट्स बनते हैं वो किस शेप के होते हैं? दे आर पियर शेप्ड, मींस दे आर पायरीफॉर्म। पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार के होते हैं ये। और ये जो पियर शेप्ड इस तरह के बन रहे हैं, ये पियर शेप्ड बनते हैं, और यहां पर दो फ्लैजिला इनमें अटैच होते हैं, और ये दोनों ही फ्लैजिला का जो साइज होता है ये अनइक्वल साइज्ड
ये अनइक्वल साइज फ्लैजिला होते हैं एंड दे आर अटैच्ड लेटरली। कैसे अटैच्ड हैं? लेटरली अटैच्ड हैं। तो एक डिफरेंस यहां पर निकल के आता है कि अगर हम मोटिलिटी की बात अगर ग्रीन एल्गी में करें तो वहां पर 2 to 8 इक्वल साइज फ्लैजिला पाए जा सकते हैं। और वो कहां पर अटैच होते हैं? दे आर अटैच एट एपिकल पोजीशन, कि एपिकल पोजीशन में वो आपको अटैच नजर आएंगे। लेकिन अगर ब्राउन एल्गी में देखा जाए तो यहां पर जो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं वो अनइक्वल साइज के फ्लैजिला होंगे एंड दे आर लेटरली अटैच्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि ज़ूस्पोर्स हों या गैमीट्स हों वो किस शेप के होंगे? पायरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड होंगे एंड दे हैव द 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। अब फियोफाइसी के रिप्रोडक्शन में इसके लाइफ साइकिल की एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि वैसे तो हम बोलते हैं कि जो एल्गी हैं उनकी जो बॉडी होती है वह हैप्लॉइड नेचर की होती है, और यही कारण है कि द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी इज हैप्लॉन्टिक इन नेचर। जो लाइफ साइकिल पैटर्न देखने को मिलता है एल्गी में वो हैप्लॉन्टिक मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स में तो यहां पर आपको कुछ अनयूजुअल सी चीज दिखाई देती है कि अगर हम देखें तो यहां पर इनके मेंबर्स में अगर इनकी बॉडी देखी जाए तो वो यहां पर कई मेंबर्स में डिप्लॉयड देखने को मिलती है। और अब डिप्लॉयड अगर इनकी बॉडी देखने को मिलेगी तो यहां पर जो लाइफ साइकिल का पैटर्न होगा वो डिप्लॉन्टिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे सामने जहां पर फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वे डिप्लॉन्टिक नेचर के होते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है अबाउट फ्यूकस। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक इन नेचर। कैसी लाइफ साइकिल है? क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि लाइफ साइकिल जो होती है फ्यूकस की वो कैसी होती है? डिप्लॉन्टिक नेचर की होती है। तो फिर मेन प्लांट बॉडी जो होगी फ्यूकस की वे कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। यही कारण है उसका लाइफ साइकिल का पैटर्न कैसा है? डिप्लॉन्टिक नेचर का है। लेकिन कुछ और भी मेंबर्स हैं फियोफाइसी के, जैसे कि एक्टोकार्पस हुआ या केल्प्स हुए। एक्टोकार्पस और केल्प्स के अंदर जो लाइफ साइकिल का पैटर्न देखने को मिलता है दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन इन दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो इनके पूरे लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज बनती है वह डिप्लॉयड फेज बनती है। ठीक है, यही कारण है कि उस हैप्लोडिप्लॉन्टिक को हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहां मिल ही रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड केल्प्स दे आर डिप्लोहैप्लॉन्टिक इन नेचर। कैसी है एक्टोकार्पस और केल्प्स की लाइफ साइकिल? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा एक्टोकार्पस और केल्प्स की लाइफ साइकिल का पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसके पूरे लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज जो होती है वह डिप्लॉयड होती है। इसी वजह से हम उस हैप्लोडिप्लॉन्टिक को डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रिगार्डिंग लाइफ साइकिल्स इन केस ऑफ फियोफाइसी। तो ऐसा फियोफाइसी जिसमें आपको डिप्लॉन्टिक पैटर्न की लाइफ साइकिल मिल रही है तो है फ्यूकस, और ऐसे फियोफाइसी के मेंबर जहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है क्योंकि वहां पर डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड है तो हम उसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल रहे हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं? एक्टोकार्पस और केल्प्स। तो यहां पर ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों पॉइंट, दोनों ही एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी में दे रखा है और एग्जाम में पूछे भी गए प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर आपके सामने कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर एक बात रख दूं तो आपको अच्छा लगेगा कि आप जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके सामने आएगी। जैसे अगर हम ग्रीन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो वहां पर आपने एक एग्जांपल पढ़ा था क्लोरेला। तो क्लोरेला जो है वो एज अ फूड सोर्स की तरह काम में आता है। ठीक है, और उसमें सबसे एक देखा जाए तो प्रोटीन कंटेंट जो होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या स्पाइरुलिना से भी ज्यादा मिलता है? नहीं, स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट है एंड नेक्स्ट टू स्पाइरुलिना इज द क्लोरेला। तो साथ ही साथ क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन भी ऑब्टेन होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात आप क्लोरेला से संबंधित और याद रख लें कि ये स्पेस एल्गा भी कहा जाता है, कि स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं क्लोरेला को एक तरीके से फूड और ऑक्सीजन का सोर्स की तरह इसको काम में लेते हैं।
एक तो ये बात याद रखें आप क्लोरेला से रिलेटेड। दूसरी बात आप याद रखें, एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी भी होती है जिसका नाम है सिफेल्यूरस, मॉड्यूल में मिलेगा आपको ये सिफेल्यूरस। और ये सिफेल्यूरस जो होता है इट कॉजेज द रेड रस्ट इन टी लीव्स, ये टी के अंदर रेड रस्ट डिजीज को कॉज करता है। तो ये जितनी बातें बताई दिस इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी, ये आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिलेगी ब्राउन एल्गी के अंदर भी, कि एक एग्जांपल यहां पर आता है सार्गेसम। दिस सार्गेसम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ फूड, तो ये एक इकोनॉमिक वैल्यू हुई इसकी। दूसरा आप यहां पर एक बात याद रखें कि एक नाम आया था अपने सामने यहां पर लेमिनेरिया, ठीक है। तो जो लेमिनेरिया है, ये लेमिनेरिया भी एक तरीके से फूड सोर्स की तरह काम में आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फूड, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन और ब्रोमीन का, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें। तीसरी बात यहां पर ये बार बार हम केल्प शब्द का यूज कर रहे थे, तो ऐसे ब्राउन एल्गी जो कि प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं, बहुत ही ज्यादा जिनमें ब्रांचिंग होती है, और साथ ही साथ ब्रांचिंग होने के साथ ही साथ उनका जो शेप होता है या उनका जो साइज होता है वो बहुत ही जायंट होता है, जायंट साइज ब्राउन एल्गी जो होते हैं उन सभी को हम केल्प्स के नाम से बोल देते हैं। तो यहां पर एल्गी के दोनों ही मेंबर्स यहां पर कंप्लीट होते हैं, हमारे दो मेंबर्स में यहां पर बात कंप्लीट हो गई है, एक तो ग्रीन एल्गी के बारे में और दूसरी ब्राउन एल्गी, यानी यहां पर क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी पर हम बात अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में बात की, ठीक है। अब यहां पर जो तीसरी क्लास आती है एल्गी की, वह आती है रोडोफाइसी। अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में।